नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्टडी होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डियर स्टूडेंट्स, पिछले कई दिनों से हम इंग्लिश की ग्रामर के कई वीडियोस देख रहे हैं और हमने टेंस के बारे में काफी कुछ सीख लिया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसका क्रम चलता रहेगा। बीच बीच में हम छोटे टॉपिक भी डाल देते हैं प्रपोजिशन जैसे, जिससे कि कोई छोटी क्लास के बच्चे हैं वो उनको समझ पाए। और इसी क्रम में कुछ विद्यार्थी की डिमांड्स आ रही हैं कि सर 11-12 में राजनीति विज्ञान में कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कराइए। और कुछ बच्चों की इस प्रकार की डिमांड भी आ रही है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि सर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी मटेरियल डालिए। तो उन सबकी डिमांड को पूरा करने के लिए हम आज एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। ये स्टूडेंट्स, ये 9th क्लास की समाज विज्ञान में, 10th क्लास की समाज विज्ञान में, 11th क्लास और 12th क्लास की राजनीति विज्ञान में और यहां तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली पूछा जाने वाला प्रश्न है। बहुत ज्यादा इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये मान के चलिए कि गारंटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति और राज्यपाल। ये स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति और राज्यपाल। ये स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति और राज्यपाल, एक तरफ राष्ट्रपति जो होता है, इससे पहले कि हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की कुछ बातें करें, हम एक बात और समझ लेते हैं कि जो किसी भी देश की शासन सत्ता जो होती है वो सरकार चलाती है। कौन चलाती है? सरकार। और सभी विद्यार्थी जो हैं वो सरकार शब्द से अच्छी तरह से रूबरू हैं, जानते हैं सरकार को, इंग्लिश में गवर्नमेंट कहते हैं। लेकिन सरकार के 3 अंग होते हैं। एक आपका विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका और नंबर 3 न्यायपालिका। विधायिका का मतलब क्या होता है? विधायिका वो होती है जो कानून बनाने का कार्य करती है। फिर नंबर 2 होती है आपकी कार्यपालिका एजुकेटिव, जिसका कार्य ये होता है कि जो विधायिका ने जो कानून बनाए हैं उनको हकीकत में कैसे हम हकीकत में कैसे लाएं, उनको एग्जीक्यूट कैसे करें, उन आधे जो नियम बनाए गए हैं उनको हकीकत के रूप कैसे दें, ये कार्यपालिका का कार्य होता है। और लास्ट होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका वो होती है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्यपालिका के कार्य से या विधायिका के कार्य से संतुष्ट नहीं होता है, विशेषकर कार्यपालिका के कार्य से संतुष्ट नहीं होता है, या किसी अन्य व्यक्ति से परेशान हो जाता है, उसके अधिकारों की अवहेलना हो जाती है, तो वो न्यायालय की शरण लेता है। और न्यायालय इस प्रकार के आदेश निकालता है, इस प्रकार के निर्णय देता है कि वो विधायिका को भी रोक सकता है और कार्यपालिका को भी रोक सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो न्यायपालिका होती है वो विधायिका के कार्यों की समीक्षा करती है, वो कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करती है और उनको गलत राय से जाने से रोकती है। इस प्रकार से सरकार जो है वो 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। एक तो आपकी व्यवस्थापिका या विधायिका, नंबर 2 आपकी कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और नंबर 3 आपकी जुडिशरी सिस्टम यानी न्यायपालिका। इन तीनों से मिलकर के सरकार बनती है। ये स्टूडेंट्स, अब जो हम जो टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी हमने पहले चर्चा की थी, वो थी आपकी राष्ट्रपति और राज्यपाल। ये स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति जो है आपकी कार्यपालिका में सम्मिलित होता है और राज्यपाल भी कार्यपालिका में सम्मिलित होता है। अब ये देख लीजिए कहां कहां होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो केंद्र में होता है। आपकी जो संघीय जो केंद्र और राज्य, ये स्टूडेंट्स, हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्र होता है और राज्यों में राज्य सरकारें भी होती हैं। ये स्टूडेंट्स, केंद्र में सरकार का मुखिया राष्ट्रपति होता है और राज्यों में सरकार का मुखिया राज्यपाल होता है। अब यहां पर आपके दिमाग में ये बात आई रही होगी कि सर हम तो ज्यादातर प्रधानमंत्री का नाम सुनते रहते हैं, मुख्यमंत्री का नाम सुनते रहते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल का हम पद तो जानते हैं परंतु उनका नाम चर्चा में कम रहता है या न्यूज में कम रहता है। ये स्टूडेंट्स, हमारे देश में जो शासन व्यवस्था अपनाई गई है वो संसदात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। इसका मतलब क्या हुआ? नाम मात्र की कार्यपालिका का मतलब यह है कि जो सिर्फ हस्ताक्षर करे, नाम जिसके नाम से सारे काम हो लेकिन हकीकत में वो ना करे। तो वैसे ही हमारे देश में व्यवस्था है कि हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति के नाम से सारे काम किए जाते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से सारे काम किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में उनको कार्य रूप देते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, राज्यों में भी यही स्थिति रहती है।
वहां पर राज्यपाल के नाम से सारे काम किए जाते हैं, परंतु उनको हकीकत में इम्प्लीमेंट कौन करता है? हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि हमारे देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो केंद्र सरकार के अंदर राष्ट्रपति आपका नाम मात्र का कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री। उसी प्रकार से राज्यों में आपके राज्यपाल जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है और मुख्यमंत्री जो है वो वास्तविक कार्यपालिका है। तो एक तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये हमारे देश की कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल। और ये भी आपको याद रहना चाहिए कि राष्ट्रपति केंद्र में नाम मात्र की कार्यपालिका है और राज्यों में राज्यपाल जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है। डियर स्टूडेंट्स, हम ये कंपैरिजन इसलिए लेके आए हैं, हमने एक तरफ लिखा हुआ है राष्ट्रपति और हमने एक तरफ लिखा हुआ है राज्यपाल। इन दोनों को साथ में पढ़ने का उद्देश्य ये है कि जब विद्यार्थी इनको अलग अलग पढ़ लेते हैं तो इनके जो अनुच्छेद हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो बात ये है। दूसरी बात, अभी तो हम इनकी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आगे जाकर के जब हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे तो इनमें हम थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होने लगता है। और देखिए, कई बातों में इनमें समानता भी है और कई बातों में इनमें असमानता भी है। अगर हमने इनको एक साथ पढ़ लिया तो हमें समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में वास्तव में समानता क्या है और असमानता क्या है। और कुछ ऐसी टेक्निकल बातें भी हम साथ में लेके आएंगे जहां पर राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं, वो शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती हैं। ये स्टूडेंट्स, उनको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम उसका अनुच्छेदों में परिचय पढ़ने जा रहे हैं कि भाई हमारे देश के जो संविधान है उसके अनुच्छेदों में कहां पर राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है और कहां पर राज्यपाल के बारे में कहा गया है। डियर स्टूडेंट्स, आइए स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले आपका लिखा हुआ है राष्ट्रपति और इधर लिखा हुआ है राज्यपाल। डियर स्टूडेंट्स, देखिए, राष्ट्रपति में सबसे पहले लिखा हुआ है अनुच्छेद 52, यानी हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है कि हमारे देश की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, राज्य के लिए अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि एक राज्य का जो कार्यपालिका का मुखिया राज्यपाल होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अनुच्छेद 52 है और यहां पर अनुच्छेद 53 है। हम इसको कैसे याद करेंगे? हमको इतना सा याद रखना है कि आप इसमें 101 जोड़ लीजिए। आप देखिए क्या होगा, 52 में 101 आपने जोड़ा तो 153 आ गया, यानी आपको याद राष्ट्रपति का रखना है तो राज्यपाल का अपने आप ही याद हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, यहां पर रखा है अनुच्छेद 53, इसमें लिखा हुआ है समस्त कार्यपालिका, यानी आप हमारे देश के संविधान में ये लिखा हुआ है कि हमारे देश की समस्त कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। ये अनुच्छेद 53 में बताया गया है। और वही की वही बात अनुच्छेद 154 में राज्यों के लिए दे रखा है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जो कि अनुच्छेद 154 में दे रखा है। अब आप देख लीजिए, यहां पर 53 है, उसमें हमने 101 जोड़ा तो आपका क्या हो गया, 154 आ गया, तो वो आपकी राज्यपाल का अनुच्छेद हो गया। आपको याद रखना है कि 52, 53 और इधर 153, 154। फिर देखिए, यहां पर थोड़ा सा अलग बात आ गई, बड़ी इंपोर्टेंट बात है, क्योंकि वही इंपोर्टेंट बात है। हमने बीच में अनुच्छेद 52, 53 के बाद सीधा 54, 55 लेकर के बीच में 74 लगा दिया। अब आपके दिमाग में ये बात उठेगी कि यहां पर बीच में अचानक 74 कैसे आ गया, जबकि क्रम से चलना चाहिए। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 लिखा दिया हुआ है। ये स्टूडेंट्स, यहां पर बड़ी इंपोर्टेंट बात है, इसलिए क्योंकि भले ही हमारे देश के संविधान में राष्ट्रपति पद का उल्लेख दे रखा है, राज्यपाल का उल्लेख दे रखा है, ये भी कहा गया है कि समस्त कार्यपालिका राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी और समस्त कार्यपालिका राज्यपाल के अंदर निहित होगी, लेकिन आपको पहले ही बताया गया था हमारे देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था है जहां पर वास्तविक कार्यपालिका कोई और है और नाम मात्र की कार्यपालिका कोई और है। नाम मात्र की कार्यपालिका आपकी राष्ट्रपति है केंद्र के अंदर और राज्यों के अंदर राज्यपाल है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री है और राज्यों में कौन है, मुख्यमंत्री है। तो उसके लिए बड़ी इंपोर्टेंट बात कही गई है। यहीं पर बहुत महत्वपूर्ण बात आ जाती है, क्या अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के
कार्यों में सहायता के लिए और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ये इंपोर्टेंट बात है, मंत्री परिषद होगी। और यहां पर अनुच्छेद 163 में राज्यों में बताया गया है कि राज्य में राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यही इंपोर्टेंट बात है। यहीं पर प्रधानमंत्री का उल्लेख शुरू हो जाता है, यहीं पर मुख्यमंत्री का उल्लेख शुरू हो जाता है कि वो सलाह देने के लिए रहेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, लगता तो ऐसा है कि वो मात्र सलाहकार हैं, जैसे राजा के यहां दरबारी हुआ करते थे सलाहकार, लेकिन यहां पर स्थिति उलट है। यहां पर उनकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है और उनकी सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है। इसलिए हमने इस अनुच्छेद को आगे रखा है, 74 और 163 को आगे रखा है, क्योंकि यहां पर ही उल्लेख किया गया है कि वही प्रधानमंत्री जो आपकी सलाह के लिए मंत्री परिषद होगा और उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। और इधर मंत्री परिषद में ये जो राज्यों का मंत्री परिषद होगी उसका अध्यक्ष कौन होगा? आपका मुख्यमंत्री होगा। तो ये बड़े इंपोर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत किसको दर्शाया गया है, या अनुच्छेद 163 के तहत किसको दर्शाया गया है, या उल्टा पूछा जा सकता है कि हमारे राज्य केंद्र में मंत्री परिषद के लिए कौन सा अनुच्छेद है, या राज्यों की मंत्री परिषद के लिए कौन सा अनुच्छेद है। तो ये इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद आपका आता है अगला बिंदु जो हम क्रम से चले आ रहे थे, वो है 54, अनुच्छेद 54। स्टूडेंट्स, इसमें निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। निर्वाचक मंडल क्या है? डियर स्टूडेंट्स, जब देश में चुनाव चल रहे होते हैं, जैसे कभी मुख्यमंत्री का राज्य में चुनाव चल रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे क्षेत्र का एमएलए के ये प्रत्याशी हैं, और इसका कुछ समय बाद न्यूज आती है कि भाई ये एमएलए साहब जीत गए हैं और ये हार गए हैं, और यही पता लग जाता है कि साहब इस पार्टी की सरकार बन गई है और ये मुख्यमंत्री बन गए हैं। बड़ी चर्चा का विषय रहता है, न्यूज में बहुत छाए रहते हैं। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि राष्ट्रपति का चुनाव, कई लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कब हो गया। हाँ, न्यूज में इतना सुनने में जाता है कि हमारे देश के अब नए राष्ट्रपति ये रहेंगे, लेकिन इतनी उसकी चर्चा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? उसका कारण ये है डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसका जो हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है कि आम पब्लिक जो है वो उस चुनाव में भाग नहीं ले पाती है। जैसे आज हम हमारे एमपी को चुनने के लिए जाते हैं, हमारे एमएलए के लिए, यानी आपके संसद सदस्य होते हैं, आपके जो विधानसभा सदस्य होते हैं, उनको चुनने के लिए हम जाते हैं, वोट डालने जाते हैं, लेकिन हम राष्ट्रपति का वोट डालने नहीं जाते हैं। तो पर भाई चुनाव कौन करता है? ये तो आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा है। अरे भाई, उनका चुनाव वो लोग करते हैं जिनका चुनाव हमने पहले कर दिया है, जिनको हमने चुना है। जैसे हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, वो वहां पर वोट डालने जाएंगे, जो हमारे क्षेत्र के सांसद हैं वो वहां पर वोट डालने जाएंगे, और उनको उनके वोटों से मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में आखिर कौन कौन भाग लेते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित होते हैं ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। यहां पर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में उसके निर्वाचन हेतु कौन कौन सम्मिलित होते हैं। देखिए, सबसे पहला दे रखा है लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखने वाली बात है, यहीं पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। एग्जाम में कई बार वो कंफ्यूज कर देते हैं। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब आपके दिमाग में बात आती है कि साहब निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और भी कोई सदस्य होते हैं क्या? हाँ, होते हैं। आपकी लोकसभा के अंदर 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है लोकसभा के अंदर, और 12 सदस्यों को राज्यसभा के अंदर मनोनीत किया जा सकता है। मनोनीत का मतलब राष्ट्रपति खुद अपने अनुसार उनको मनोनीत करते हैं। जो आपके 2 होते हैं, एंग्लो इंडियन अगर समुदाय का अगर प्रतिनिधित्व कम है तो 2 लोगों को वो मनोनीत कर सकते हैं, और राज्यसभा में वो है 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। जो साहित्य, कला, विज्ञान क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हैं, उन लोगों को वो मनोनीत कर सकते हैं। वो मनोनीत सदस्य जिनको राष्ट्रपति अपनी तरफ से नॉमिनेट करते हैं, वो इसमें भाग नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि भैया
राष्ट्रपति खुद ही उनको मनोनीत कर रहे हैं और वो व्यक्ति फिर उनके उसमें चुनाव में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि आपने जिसको बना के बिठाला है वो व्यक्ति तो उसी का फेवर करेगा। इसमें पक्षपात हो सकता है, इसलिए मनोनीत सदस्यों को उसमें वोट देने का अधिकार नहीं होता। ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात देखिए, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यहां भी देख लीजिए इंपोर्टेंट बात, केवल निर्वाचित सदस्य। कौन? केवल निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स। मनोनीत सदस्य भी हो सकते हैं विधानसभा में, विधान परिषद भी होती है कुछ राज्यों में। आपको जब आगे पढ़ाया जाएगा, जब बताया जाएगा कि कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद है, यानी द्विसदनात्मक भी है और कुछ एक सदनात्मक भी है। जैसे हमारे राजस्थान है तो उसमें केवल एक सदन है, वहां दूसरे सदन की कार्रवाई प्रक्रिया चल रही है, दूसरे सदन के लिए प्रक्रियारत है, भविष्य में दूसरा सदन बनेगा। लेकिन जो आपकी राज्यों की विधानसभा है उसके केवल इलेक्टेड मेंबर्स, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते, क्योंकि राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए गए सदस्य पहले से ही उनसे मनोनीत होते हैं, वो पक्षपात कर सकते हैं, इसलिए उनको शामिल नहीं किया था। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये बात मैंने अपनी तरफ से बताई है आपको याद रखने के लिए। इसको आप वैधानिक न मान लें कि साहब पक्षपात, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वास्तविक बात यह है कि आपको याद रखने के लिए आपके दिमाग में बैठ जाए कि मनोनीत सदस्य क्यों नहीं भाग ले सकते, क्योंकि वो कुछ पक्षपात कर सकते हैं। ये मैंने आपको केवल और केवल आपको याद रखने के लिए बताई है। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। और तीसरी बात है, दिल्ली और पुदुचेरी। आपको पता है ये स्टूडेंट्स हमारे राज्य हैं और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, जितने भी हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं विधानसभा के, बाकी और केंद्र शासित प्रदेशों के नहीं। तो ये बड़ा इंपोर्टेंट चीज है जो आपको बात याद रखनी है। क्या बातें याद रखनी है कि उसमें लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनकी विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। यहां पर यह बात याद रखनी है, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ऐसे तो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए, हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मैं कुछ बड़ा बन जाऊं, सबसे बड़ा बन जाऊं, तो हर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक फॉर्म भरा, चुनाव हो रहे हैं, आप पहुंचे दिल्ली और मुझे साहब राष्ट्रपति का पर्चा बनना है, मुझे कम से कम दौड़ में शामिल होना है। ऐसे तो लाखों लोग शामिल हो जाएंगे। तो उसके लिए कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए। 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके फॉर्म पर समर्थन देने के लिए तैयार हो, हाँ भाई ये व्यक्ति कुछ लायक हैं और हम इनके साथ हैं। इसलिए हर कोई व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकता। फिर भी कुछ व्यक्ति ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं, आप देखेंगे कभी चुनाव होते हैं तो देखना कि उसमें बहुत सारे उत्साही लोग भी होते हैं जो चुनाव में हर बार भाग लेते हैं, भले ही उनको कुछ ज्यादा मत प्राप्त नहीं होते हैं। इसमें 15,000 रुपए की जमानत राशि भी होती है, वो आरबीआई को जमा करनी पड़ती है, और अगर आप उसमें निश्चित कोटा प्राप्त नहीं कर पाए तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो ये उनको निरुत्साहित करने के लिए प्रावधान किया गया कि कम से कम 50 ऐसे लोगों को जो बेमतलब में चुनाव में भाग ले जाएं, तो उनको रोकने के लिए 50 प्रस्तावकों को और 15,000 रुपए का प्रावधान भी किया गया है जो आरबीआई के पास जमा होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी। ये स्टूडेंट्स, आगे आपकी बात है वो है निर्वाचन की रीति। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको समझना जरूरी है। हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर इस बात पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है? सपोज करिए यहां पर 4 उम्मीदवार हैं, राम, श्याम, मोहन और गिरधारी। ये 4 लोग राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार हैं। इन्होंने अपने अपने पर्चा दाखिल किए और ये चुनाव में खड़े हुए। मतदाता जो है, आप जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भाग लेते हैं, आप उसमें वोट डालने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं कि साहब मुझे राम पसंद आ रहा है तो मैंने यहां पर राम पर बटन दबा दिया और बाकी का क्रॉस लग गया। राम को आपने वोट दे दिया, बाकी 3 लोगों को आपने कुछ नहीं दिया। ये सिस्टम है फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम, है ना।
एक व्यक्ति को चुन लिया, बाकी को छोड़ दिया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में आपको ध्यान रखना है कि वहां पर आपको वोट नहीं देना है, वहां पर आपको वरीयता देनी है। और वरीयता कैसे देंगे कि भाई मुझे राम सबसे अच्छा लग रहा है। जो मतदाता आपकी, जैसे सपोज करो, मैं यहां पर आपको समझा भी देता हूं। सपोज करो 4 मतदाता ही हैं, कुल 4 मतदाता हैं। यदि मतदाता तो आपको बता दिया है कि इतने सारे होते हैं, लोकसभा के सदस्य सारे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सारे, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सारे, बहुत सारे मतदाता हो जाते हैं। लेकिन सपोज करो कि आपके कुल 4 ही मतदाता हैं और 4 ही प्रत्याशी हैं, तो रिजल्ट कैसे निकलेगा? सपोज करो राम नाम के जो व्यक्ति है उसको पहले वाले व्यक्ति ने पसंद किया, उसने कहा कि साहब मुझे फर्स्ट नंबर पर यही व्यक्ति पसंद आ रहा है, नंबर 2 पर मुझे श्याम पसंद आ रहा है, नंबर 3 पर मुझे मोहन पसंद आ रहा है और नंबर 4 पर गिरधारी पसंद आ रहा है। जो स्टूडेंट दूसरे व्यक्ति को लगा नहीं, मुझे तो पहले नंबर पर श्याम पसंद आ रहा है और दूसरे नंबर पर मोहन पसंद आ रहा है और तीसरे नंबर पर मुझे राम पसंद आ रहा है और चौथे नंबर पर मुझको गिरधारी पसंद आ रहा है। तीसरे व्यक्ति को ये लगा नहीं, मेरे को गिरधारी सबसे अच्छा लग रहा है, मैं पहले नंबर पर गिरधारी को मानूंगा, दूसरे नंबर पे हम मोहन को मान लेते हैं, तीसरे नंबर पे श्याम को मान लेते हैं और चौथे नंबर पे आपके राम को मान लेते हैं। और जो चौथा व्यक्ति है जिसने मत डाला वो कहता है नहीं, सबसे पहले राम को ही देखिए, दूसरे नंबर में श्याम को दूंगा और तीसरे नंबर पर मैं मोहन को दूंगा और चौथे नंबर पर मैं गिरधारी को दूंगा। तो ये व्यक्तियों की, अब इसमें क्या है कि ऐसा नहीं कि वो एक ही व्यक्ति को वोट देके छोड़ दे, उसको बाकी लोगों को भी वरीयता देनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे साहब इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका रिजल्ट ऐसे निकलेगा कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि फर्स्ट वरीयता किसको मिली है। देखिए हम पहले इनकी काउंटिंग करते हैं। फर्स्ट वरीयता देखो, इनको फर्स्ट वरीयता मात्र 2 मिली है, इनको फर्स्ट वरीयता मात्र 1 मिली है, इनको फर्स्ट वरीयता 1 भी नहीं मिली है और इनको फर्स्ट वरीयता कितनी मिली है? 1 मिली है। ये स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप स्क्रीन पर कि राम को फर्स्ट वरीयता 2 बार मिली है, श्याम को फर्स्ट वरीयता कितनी बार मिली है? 1 बार ही मिली है और मोहन को फर्स्ट वरीयता 1 भी बार नहीं मिली है, यानी 0 है। और गिरधारी जो है उनको फर्स्ट वरीयता 1 बार मिली है। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि कंपटीशन तो इन्हीं लोगों के बीच में चल रहा है, 4 लोगों के बीच में, लेकिन इस कंपटीशन में जो आपके मोहन नाम के उम्मीदवार हैं वो पीछे रह गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनको अच्छा, वैसे यहां तो आपका रिजल्ट भी क्लियर हो चुका है। सबसे ज्यादा वरीयता फर्स्ट वरीयता किसको मिली है? राम को मिली है 2, बाकी को मिली है 1-1, इसलिए राम जो है वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। और डियर स्टूडेंट्स, कल की न्यूज में आप देख लेंगे कि हमारे देश के इतने नंबर के राष्ट्रपति राम निर्वाचित हुए। लेकिन यदि ऐसा होता है कि यहां पर इनको भी एक वरीयता मिलती और इनको भी एक वरीयता मिलती और इनको भी एक वरीयता मिलती, तो क्या होता? भाई पहली कंडीशन में तो आप समझ गए कि 2 उनको सबसे ज्यादा मिली इसलिए वो जीत गए। लेकिन अगर तीनों की बराबर आती तो क्या होता? तो डियर स्टूडेंट्स, होता ये कि आपके जो मोहन है वो आपके फर्स्ट राउंड के मतगणना में, तो ये फर्स्ट राउंड की मतगणना हुई तो उसमें सबके पता लगा कि इसकी इनके 1 है, इनके 1 है और इनके 1 है और इनके 0 हैं। तो ये जो बीच में जो सबसे कम है, सबसे कम वालों को उसमें से हटा दिया जाएगा, सबसे कम वालों को हटा दिया जाएगा और उनके जो वोट हैं उनको इनको वापस डिवाइड कर दिए जाएंगे। कैसे डिवाइड किए जाएंगे कि भाई इनकी जो है जो वरीयता है, इनकी 2 नंबर की जो वरीयता है वो इसमें देखा जाएगा कि 2 नंबर की वरीयता किसको जा रही है, इनके जो वोट है वो उनमें बांट दिए जाते हैं। तो और जब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, जब तक कि ये फाइनल डिसीजन ना हो जाए कि किसको सर्वाधिक मत प्राप्त हुए। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो प्रथम वरीयता वाले लोगों को देखा जाता है, अगर उसमें जीत जाती है तो वही आपकी गणना समाप्त हो जाती है। और अगर वो उसका पता नहीं लगता है, सभी के बराबर मत आ रहे हैं कुछ लोगों के, तो फिर सेकंड राउंड की गणना होती है और सेकंड राउंड की गणना में सबसे कम मत वाला जो व्यक्ति होता है, जिसको सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं जिस उम्मीदवार को, उसके वोटों को, उनकी वरीयता को बाकी और उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। और इसके बाद फिर उनकी गणना की जाती है। अगर उसमें भी निर्णय नहीं हो पाता है तो फिर दूसरे जिसमें जिसको कम मत प्राप्त हुए हैं उसके वोट्स को अन्य उम्मीदवारों में बांटा जाता है। और ये प्रक्रिया जब तक चलती रहती है जब तक कि कोई व्यक्ति निर्वाचित न हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको हमने संक्षेप में बताया है।
कभी समय मिलेगा तो हम इसको स्पेशली इसकी गणित लगा करके भी आपको बताएंगे, लेकिन चूंकि टाइम की कमी है, हमें आगे ही बढ़ना है, इसलिए हम इतनी सी बात को बता करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप इतना तो समझ गए होंगे कि हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है, जिसमें हम मत न दे करके वरीयता देते हैं कि भाई मेरी पहली वरीयता इसको है, दूसरी वरीयता इसको है, तीसरी वरीयता इसको है, चौथी वरीयता इसको है, और वरीयता को ही गिना जाता है। फिर अगली बात है राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि का मतलब ये है, हाँ ये स्टूडेंट्स आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि साहब राष्ट्रपति का चुनाव तो जो आपके संसद के सदस्य होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, और विधानसभा के सदस्य भी सम्मिलित होते हैं, और दिल्ली पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। तो राज्यपाल के चुनाव में कौन भाग लेता है? आपके दिमाग में प्रश्न उठता होगा, और आपके दिमाग में यही बात आ रही हो सकता है विधानसभा सदस्य चुनते हो, क्योंकि वहां विधानसभा होती है। नो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे देश की एक अलग व्यवस्था है, क्योंकि हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है, और उसमें राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो यहां पर कोई चुनाव नहीं होता है, यहां पर डायरेक्ट नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ये आपको याद रखना है, नहीं तो आप उसमें चुनाव का कहीं प्रश्न जाए तो आप विधानसभा के सदस्य ये करने लग जाएं। आपने गैस किया इधर राष्ट्रपति के चुनाव में ये केंद्र के जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं और ये हैं, तो फिर विधानसभा के सदस्य चुनते होंगे, गैस कर सकते हैं? नहीं, वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। सॉरी, मैं गलत बोल गया, राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए राष्ट्रपति की पदावधि। तो डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति के पद की अवधि 5 वर्ष की होती है। राष्ट्रपति को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष के लिए। लेकिन अगर राष्ट्रपति विधि का उल्लंघन करता है, कोई कदाचार करता है, तो उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकता है और उसको उसके कार्यकाल से पूर्व भी हटाया जा सकता है, जिसका उल्लेख हमारे देश के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 61 में उसका उल्लेख किया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 57 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, इसके बाद उसको दोबारा से निर्वाचित भी किया जा सकता है, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितने ही बार राष्ट्रपति बन जाता है। अमेरिका में यह नियम है कि वहां पर एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन हमारे देश में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तो आप अगर राष्ट्रपति बनने की सोच रहे हैं तो आप कई बार निर्वाचित हो सकते हैं। इस बात के लिए आप बहुत खुश हो सकते हैं, कई बार चुने जा सकते हैं। बस आप में वो काबिलियत हो, 50 प्रस्तावक आपके साथ हों, ये याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए आपकी योग्यता। डेफिनेटली आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैं राष्ट्रपति अगर बनना चाहूं तो मेरी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो आप भारत के नागरिक हो, तो आप भारत के नागरिक तो हैं ही, तो ये टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। फिर नंबर 2 है आपकी आयु 35 वर्ष हो। अब यहां पर आप अटक रहे हैं, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी 17 वर्ष के हैं, कोई 20 वर्ष का है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो 22 साल का है। तो अभी आपको बैट करना पड़ेगा, और बैट थोड़ा ज्यादा है, कम से कम 10-12 साल का इंतजार तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। इससे पहले आप नहीं बन सकते। इसके बाद तीसरी बात है, लोकसभा में या संसद में निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आया और राष्ट्रपति बन जाए। और इसके अलावा इसकी एक सेवा शर्त यह भी होती है कि वो लाभ के पद पर ना हो। कोई व्यक्ति पहले ऑलरेडी किसी लाभ के पद पर ना हो, और अगर वो निर्वाचित हो गया, मान लीजिए कोई मंत्री है और वो राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार बन जाता है और राष्ट्रपति का वो चुनाव भी हो जाता है, वो निर्वाचन भी हो जाता है उसका, तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी वो डबल पद नहीं ले सकता है, किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है वो आपके अनुच्छेद 60 के अंतर्गत ईश्वर की शपथ लेते हैं, सत्यनिष्ठा की शपथ लेते हैं, संविधान के पालन की शपथ लेते हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए राष्ट्रपति को ये शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। जो आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उनको ये शपथ दिलाते हैं। इसके बाद आता है आपका महाभियोग। महाभियोग का मतलब महाअभियोग, महाधन अभियोग। अभियोग का मतलब होता है मुकदमा,
और महा का मतलब सबसे बड़ा, क्योंकि देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है, इसलिए उसके ऊपर सबसे बड़ा अभियोग चलता है, उसको बोलते हैं महाभियोग। और महाभियोग जो होता है उसको अगर लगाया जाता है तो फिर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आपने लिया और महाभियोग चला दिया राष्ट्रपति के ऊपर। नो, आप अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाना चाहते हैं तो कम से कम किसी भी सदन के, ये बात क्लियर है कि चाहे लोकसभा में महाभियोग शुरू किया जा सकता है, चाहे राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है, लेकिन कम से कम 1/4 सदस्य, अगर आपकी लोकसभा है तो उसके 1/4 सदस्य, या राज्यसभा है तो उसके 1/4 सदस्य यानी 25% सदस्य किसी प्रस्ताव पर साइन कर दें कि नहीं, हम राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाना चाहते हैं, तो ही उनके खिलाफ महाभियोग चल सकता है, अन्यथा नहीं। पहली बात तो ये कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपने चाहे किसी भी सदन में उसको शुरू कर दिया आपने महाभियोग को, तो कम से कम 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से वो पारित होना चाहिए और दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति को 14 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा कि आपके विरुद्ध महाभियोग चलने वाला है। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट ही शुरू कर दिया। तो आपको ये भी बात रखनी पड़ेगी कि हम 14 दिन पहले आप नोटिस देंगे कि आपके विरुद्ध महाभियोग चलाया जाने वाला है। और डियर स्टूडेंट्स, एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति को अपने विरुद्ध महाभियोग चलने पर अपनी बात रखने का भी अधिकार होगा। वो किसी भी सदन में जाकर के अपने पक्ष को रख सकते हैं कि आप मेरे विरुद्ध इस बात के लिए महाभियोग ला रहे हो, लेकिन मैं इसका काउंटर करता हूं, मेरे पास पूरे तर्क हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी सी जटिल रखी गई है, ताकि हर समय, क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा पद है, उसको ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आसानी से उनके विरुद्ध महाभियोग ले आए। तो क्या है, देखो उसकी शर्त है, किसी भी सदन में उसको प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में ला सकते हैं इसको, लोकसभा में ला सकते हैं, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके अलावा 14 दिन का नोटिस आपको देना पड़ेगा पूर्व में, और इसके अलावा 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए दोनों सदनों से, तभी वो महाभियोग समझा जाएगा। और जांच के समय राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का अवसर मिलता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप ध्यान रखिए, आपको अच्छी तरह से याद है कि राष्ट्रपति के चुनाव में आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो आप बताइए कौन भाग नहीं लेते हैं? मनोनीत सदस्य। इन मनोनीत सदस्यों को जब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने नहीं दिया जाता है तो ये बदले की भावना बना लेती हैं। अच्छा ठीक है, हमको भाग नहीं लेने दिया, चिंता मत करो, इसका तो हम बदला लेके रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब महाभियोग की प्रक्रिया होती है तो यही मनोनीत सदस्य उस प्रक्रिया में भाग अवश्य लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने राष्ट्रपति के जो है निर्वाचन की प्रक्रिया समझी कि राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में आपके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। वो बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं कि आपने हमको निर्वाचन में शामिल नहीं किया, चिंता मत करो, जब महाभियोग लगेगा तब आपको हम देख लेंगे। स्टूडेंट्स, एक हमने एक से बहुत कंपैरिजन करने का प्रयास किया है राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच में ये, लेकिन इनकी जो पावर्स हैं, उनके जो कार्य हैं वो काफी है और एक वीडियो में समेटना पॉसिबल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए बाकी की जानकारी हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोज को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो। हैव ए नाइस डे, हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।